वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत जल्द शुरू होने की राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपनी खदमात पेश कर दी हैं। बातचीत का माहौल बनाने के लिए कल कौमी असम्बली में दोनों जानिब से मस्बत तकारीर की गई। अगर आइंदा चंद हफ्ते माहौल ऐसा ही रहा तो बातचीत का हम देख सकते हैं कि कोई मस्बत नतीजा निकल सकता है। बानी तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को इतवार तक के लिए कहा है कि फ़िलहाल मुलतवी कर दे ताकि बातचीत को वक्त दिया जा सके। ये तमाम साइंस नज़र आ रहे हैं कि शायद इस दफ़ा माहौल साजगार हो जाए बातचीत के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने बातचीत के लिए इतवार की डेडलाइन दी है, वरना हम सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक ने एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिखाया है। उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन आपस में तलखियाँ ख़त्म करें और मुज़ाकरात का आगाज़ करें। ज़रा देखिए। स्पीकर का जो दफ्तर है वो दफ्तर सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले होते हैं, चाहे कोई मीटिंग हो या ना मीटिंग हो, मगर मेंबरान के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा। शौकत बसरा साहब बड़ा क्लियरली कहा शोएब शाहीन साहब ने कि हमें ये कहा गया है कि कोई पॉजिटिव जेस्चर नजर आए वरना हम सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। अब जो स्पीकर साहब का स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, इसमें वैसे तो इन्होंने बहुत टाइम पहले ज़ाया कर दिया। हमें तो कुछ 10 दिन हो गए कमेटी को अनाउंस किए हुए, तो हमने तो बाद इनकी कोर्ट में फेंक दी थी। और हमारी जो दो शराइत हैं वो बड़ी क्लियर हैं। जुडिशल कमीशन बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की सरबराही में, और दूसरा जो है इमरान खान साहब समेत जितने हमारे सियासी कैदी हैं उनको रहा किया जाए। अगर ये हमारी दोनों शराइत मान लेते हैं तो बिल्कुल हम मुज़ाकरात के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इनको राब्ता करना चाहिए था, इनको डायलॉग करना चाहिए था। साहब ने 10 दिन बाद बट आप वेलकम करते हैं अयाज सादिक की स्टेटमेंट को, आप वेलकम करते हैं? देखिए, मेरी पहली बात तो ये है कि वेलकम, अगर हमने मुज़ाकरात ना करने होते तो हम कमेटी ना बनाते। लेकिन इनका रवैया ये है, ख्वाजा आसिफ जो हमेशा हर बार इलेक्शन हार जाते हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है, उनकी तकारीर निकाल लें। वो जो तलाल चौधरी हैं, आपने उनकी जरा गुफ्तगू सुन ले। यानी कि इनकी ये गुफ्तगू जिस अंदाज में वो बातें कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि ये माहौल है, ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये सो कॉल्ड हैं, ये पपेट्स हैं, ये बिठाए गए हैं। कम से कम इनकी संजीदा रवैया पार्लियामेंट के अंदर तकारीर निकालने। लेकिन इस बावजूद आपकी थोड़ी सी आवाज़ अनफॉर्चुनेटली हमें रुक रुक के आ रही है। प्रोड्यूसर साहब जरा बसर साहब की आवाज़ को ठीक कीजिएगा, रुक रुक के आ रही है वो, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो नज़र आ रहा है। अभी आपने बसर साहब की बात जो सुनी, हमें ये नज़र आ रहा है कि बातचीत शुरू होने से कबल दोनों जानिब से शिकवे शिकायत भी जारी हैं। हुकूमत को क्या शिकायत है, ज़रा देखिए। जरूरत हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें, उन्हें कायल करें कि अब क्या करना है, वरना होगा ये कि वो आएंगे, बातचीत करेंगे, मसालत भी हो जाएगी, हम उनकी बात मान जाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन जब वो डाला जाएंगे तो कहेंगे तुम कौन हो भाई? उनमें संजीदगी नजर नहीं आती। एक वक्त में 6 उनके मुख्तलिफ बयान आते हैं। जब हमें पता चले जाएगा कि वाकई वो फ्रूटफुल और सीरियस एंगेजमेंट हमारे साथ चाहते हैं तो हम तो डायलॉग करने को तैयार हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज इजलास का बॉयकॉट किया। उन्होंने कहा कि जब तक बानी चेयरमैन और पीटीआई के कारकुनान को रहा नहीं किया जाता, हमारे अरकान को इस्तीफे देने के लिए धमकियां देने का सिलसिला बंद नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि बानी तहरीक इंसाफ ने मजबूत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी और वो चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs पर दबाव डालना बंद किया जाए। छापों का सिलसिला जारी रहने पर ईवान में भरपूर एहतजाज का भी फैसला किया गया है। हुकूमत ने मुल्क को जिन मसाइल से दो चार करने की कोशिश की, उनका हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पार्लिमानी पार्टी ने बानी तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी असीरान की फौरन रिहाई,
9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर फौरी जुडिशल कमीशन की तश्कील का भी मुतालबा किया है। पीटीआई की तरफ से भी आप देख रहे हैं कि प्रेशर है, हुकूमत की तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट है। कौसर कासमी साहब, ये जो एक किस्म के पुरजोर मुतालबात हैं, इन पर क्या पेशरफ्त हो सकती है हुकूमत की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरिया, रवैयों की बात है। अभी जिस तरह ये फरमा रहे थे कि हुकूमत संजीदा नजर नहीं आती, भाई 7 लोगों की अगर कमेटी बनाई आपने तो उन 7 के मीडिया पे 7 मुख्तलिफ बयानात भी देख लें। ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत किस तरह एतमाद करेगी कि बाद में जब ये कोई बात किसी जो हतमी नतीजा है उस तक अगर पहुंच जाती है, मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तो जो बानी तहरीक इंतशार हैं वो उसको जो है वो रद्द ना कर दें। तो सबसे पहले तो जब स्टेट के खिलाफ सबसे पहले हम ये कह लें कि आपने बानी तहरीक इंतशार का है, देखिए अभी तक तो वही नजर आ रहा है ना, अभी तक तो वही नजर आ रहा है कि आप इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दे के रियासत मुखालिफ एजेंडा लेके चल रहे हैं। आप इंटरनेशनल मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं। स्काई न्यूज का इंटरव्यू देख लें अलीमा खान का, उस पे वो स्काई न्यूज कह रहे हैं कि 6 लोगों की अमवात होती है 26 नवंबर को, और उस 6 में तो 4 लोग तो जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे, तो 2 लोग जो थे, एक तो बुशरा बीबी की गाड़ी तले आके कुचला गया, एक कोई और का नाम दे के ये जो हजारों और शोदात चौक का नाम रख रहे हैं, डी चौक का, तो पहले जिस इंटरनेशनल मीडिया की खबरों पे उछल कूद जारी है उनका मौकफ भी तो सुन लेना। वो तो टोटली आपके 278, फिर 12, फिर 100, फिर 50, तो आज एक मोतबर इदारा जो है वो 6 अफराद की अमवात का जो है वो आपको सबूत दे रहा है। तो सबसे पहले तो स्काई न्यूज को एक लेटर लिखे, उनसे तो हम ये कह सकते हैं काजमी साहब, आप भी जो अभी बात कह रहे हैं या जो माहौल है या जो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के बयानात हैं, अभी बसर साहब ने भी जिक्र किया, ट्रस्ट नहीं है आपको पीटीआई पर। कैसे हो सकता है? आप दौस और धमकी से मुज़ाकरात की तरफ आना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे 2 मुतालबात ना माने तो एतवार को सिविल नाफरमानी की और जो तरसीलात ज़र हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम मना कर देंगे। यही तो मसला है ना, पाकिस्तानियों ने इनको रद्द कर दिया। पाकिस्तानियों ने, उनको पता चल चुका है कि ये तहरीक इंतशार जो है, ये जो बैरूनी इनकी लॉबी जो इमरान खान को रिहा करवाना चाहती है, जो लॉबियस्ट फर्म इन्होंने हायर की हुई है, बोर्ड्स के जरिए अगर कोई बंदा राय देता है, कोई अमेरिकन कांग्रेस का बंदा हो या अभी जो रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से बात हो रही है, तो उसको ये बोर्ड्स के जरिए वायरल करते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। उनका जो हल्का इंतखाब है जहाँ पे कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो वोट से पहले उनको कहते हैं यार हमारे एक वहां पे लीडर है, उसके हवाले से कुछ बयानात दे दें। तो जाती राय को बानी तहरीक इंतशार की रिहाई से मंसूब करके ये गुड़िया अगर ऐसी अलाउ में आप लोग तो रिहाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन कुछ इशारे नजर आना शुरू हो गए हैं रिहाई की। इवन खुर्शीद शाह साहब ने भी ये बात की है, और हम जान रहे हैं कि जो अमेरिका की तरफ से ट्वीट्स आ रही हैं उसके ऊपर पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा एक किस्म की जुबिलेशन है। वो समझ रहे हैं कि एक पॉजिटिव जेस्चर है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है इस तमाम पीटीआई की जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर, वो भी देख लीजिए। अगर कोई प्रेशर आया तो गवर्नमेंट उसको फेस करेगी। आज कादिर पटेल साहब ने इंटरनेट के हवाले से भी आवाज़ उठाई, शाजिया मरी साहिबा ने भी इस हवाले से बात की। कादिर मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी ने आज जो बातें की हैं, क्या आपके ख्याल से बीइंग इन अलायंस आप लोग एक्चुअली एक रोल प्ले कर सकते हैं इंटरनेट के मामला ठीक करने के लिए, या तमाम हुकूमत का ही काम है? यकीनन फरिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि असम्बली में हमारा एक रोल है और हम अपने जो फ़राइज़ है वो अदा करते रहेंगे, क्योंकि हमारे अरकान को जो पैसे मिल रहे हैं या पार्लियामेंट लॉजेस मिल रहे हैं या जहाज़ के टिकट मिल रहे हैं वो उनका अदा कर रहे हैं। यही सवाल अगर आप पीटीआई से कर ले तो आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से जो हालत है उनको कुछ नहीं पता। यानी पार्लियामेंट लॉजेस की मज़े भी लूटना है, जहाज़ की फ्री टिकट भी लेना है, TADA भी लेना है, मगर वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई करना है, सूबे की तरफ नहीं है। आज देख रहे पड़ा चिनार, ये पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है,
वहाँ 19 कल असम्बली के फ्लोर पे ये बात आ गई, 19 बच्चों की अमवात हुई है दवाई न मिलने से। और वहाँ से जो लोग गए उस साइड पे, जो बॉर्डर वाले साइड पे लोग गए, वो पहले अफगानिस्तान जाते हैं, फिर अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान आते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा ले कि इनके अपनी सूबे का, जहाँ 11 साल से इनकी हुकूमत है, आप ये एक शहर का मैं हवाला दे रहा हूँ, बाकी जो डी खान है, बन्नू है और वजीरिस्तान है, उनका तो हालत ही बुरी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको यही चीज़, अभी आप शौकत बसरा साहब को मैं सुन रहा था, इनके मुंह से ऐसी आग के गोले बरस रहे, क्या ऐसी गोलों की सूरत में, क्या इसी तरह गाली गलोच में और एक रटे रटाई जो डायलॉग है उनकी सूरत में क्या डायलॉग हो सकते हैं? बट पीपल्स पार्टी का कोई रोल क्यों नहीं है? कादिर साहब, व्हाई इज पीपल्स पार्टी सो साइलेंट? हम मुसलसल पीएमएलएन को देख रहे हैं, पीटीआई को देख रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दें कि इस तरह गुफ्तगू में, इस तरह गोला बारूद में, इस तरह दोनों हाथों में बम लेके खड़े हुए, अभी देखें एक तरफ मुज़ाकरात की बात करें, दूसरी तरफ कह रहे इतवार का डेडलाइन है। अभी कोई अक्लमंद आदमी इनको समझा दें कि सियासी पार्टियों में थोड़ा सा इसको डेडलाइन नहीं होता है। इसको थोड़ा सा एनकम्पस करते हैं ना। पीटीआई कह रही है कि हमने कमेटी बना दी है, हमने बड़ा काम कर दिया, अब हुकूमत हमसे राब्ता करे। हुकूमत कह रही है कि पीटीआई हमें ऑफिशियली मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। सो पहले आपका मामला है, पीपल्स पार्टी आप सालिस का किरदार क्यों नहीं अदा कर सकते? फरिया पीपल्स पार्टी 2018 से इनको समझा के थक गए। इमरान खान कदम बढ़ाओ, जब आरटीआई सिस्टम बिठा के इन नासूर को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। जवाब क्या मिला? नासूर कह रहे हैं, वो तहरीके इंतशार कह रहे हैं, आप लोगों के मामलात इकट्ठे लगता है ना कि आपको पीटीआई से मसला है दोनों। जो देखिए फरिया अगर आप अपने तरफ से आप पीटीआई के लोग इसी तरह गाली गलोच करेंगे तो यहाँ से क्या हम फूल बेचेंगे? बात आपकी ठीक है, बट क्वेश्चन है कि मसला है ना, ये तो एक्सेप्ट कर लें कि आप समझते हैं ये गाली गलोच वाले हैं, आप मुझे फरिया आप मुझे एक बात बता दें। पीटीआई ने कमेटी बना दी है, उनका काम खत्म। आप हुकूमत जाके उनके पाँव पड़े, खुदा को वास्ते भाई अक्लमंद आदमी, आपने कमेटी बना दी है, उसके लिए आप किसी और से नहीं तो कम से कम स्पीकर से तो रब्ता कर सकते हैं। आज स्पीकर को खुद बयान देना पड़ा धमकियों के बावजूद। दूसरी बात यह कि जब कमेटी बना दी, इससे पहले महमूद खान अचकज़ई को वो जलील करा चुके हैं, अगले दिन दूसरा बयान, फिर इस कमेटी के बाद अगले दिन खान साहब का बयान आपके सामने, इनके जितने लोग कमेटी के सबके बयान अलग अलग। तो आप मुझे बता दो कि आपने अपनी कमेटी, अपनी जो बातचीत की उस पर आप कायम नहीं हो, तो ऐसे लोगों से क्या मुज़ाकरात होगी? ठीक है, अगर ये बात बसरा साहब से पूछ लेते हैं, उल्टा अपने आप को बेइज्जत करने वाली बात है। बसरा साहब, दोनों की आपने बातें सुनी, पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, पीएमएलएन के हैं, वो कह रहे हैं हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो, ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। जब आप एक तरफ सिविल नाफरमानी की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि बस अब देख लें हमने बना दी है कमेटी, तो किस तरीके से बात आगे चलेगी? इंटरनेशनल चैनल्स पे आप इंटरव्यूज दे रहे हैं। पहली बात तो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, ये एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। और जहां तक पीपल्स पार्टी अभी जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे मंदोखेल साहब, मैं करूंगा, जाहिर है अगर मैं ऐसी ज़बान इस्तेमाल करूंगा, गन पे पत्थर मारेंगे तो मेरे अपने कपड़े खराब होंगे, वो तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन जिन्होंने बसरा साहब आपके पुराने साथी हैं, आपका माजी है पीपल्स पार्टी, मुकम्मल कर रहे हैं, ऐसे ना करें, ऐसे भी ना कहें, कुछ वक्त तो गुजारा है, कुछ ख्याल कर ले पुराने साथ का। वो बैठ के गालियां मेरे बराबर में भुट्टो के नारे लगाता रहा। बात तो सुने ना, मैं नहीं बोला ना। अच्छा, पीपल्स पार्टी ये बेचारे तो मैं सब काबिल तरस हैं। तो दूसरी बात ये है, मैं फिर कह रहा हूं, देखें ये जो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ये लोग इनसे नफरत करते हैं, ये लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने मुज़ाकरात की बात की थी, बात मुकम्मल करने दें। इन्होंने कौम का माल लूटा, आपने मुज़ाकरात का सवाल किया था, जायदादें लूटी। बात तो सुन बस साहब, जब आप ये सोचेंगे कि ये लोग हैं ही नहीं, वो भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है कि आप नासूर हैं या आप इंतशार हैं, बट जब आप भी ये कहेंगे कि ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो चोर डाकू हैं, तो लुटेरे हैं, तो फिर आप क्या बात करें? अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें ना, मैं हमारा मौक़िफ़ ले लें, मैं दोनों को इंटरप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, गुजारिश ये है कि आज जो इलेक्शन 2024 का हुआ, उसके ऊपर बीबीसी, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का फ्रॉड इलेक्शन था। 1971 से भी ये इलेक्शन बदतरीन था,
जो कुछ हुआ। और अभी वो कौसर काजमी साहब कह रहे थे, देखिए जी वो तो 6 लाशें गिरी हैं। पहले कह रहे थे गोली नहीं चली, फिर कहा जी गोली इन्होंने चलाई, फिर उन्होंने कहा जी एक मिनट फिर कहा कि नहीं जी ये खबर तो करो यार, आप बोलते हो मैं बोला दरमियान में, फिर कहा आप खबर तो नहीं जी वो कह रहे हैं स्काई न्यूज़ को कोट कर रहा था, ही सेइंग इट्स नॉट। आपका क्या कहना है कौसर काज़मी साहब? लोग मरे तो हैं। मैं एक प्रिया बात यह है कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। बट साहब ये बात आपकी ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन ये आधी बात है। इसका पूरा हिस्सा ये भी है कि कौन से वो लीडर्स थे जो दूसरों के बच्चों को लेके चले गए ऐसे जलसों में, खुद चले गए, उनको छोड़ के चले गए। सॉरी, बात भी पूरी होगी। मैं जवाब देता हूँ। देखें प्रिया, बात फिर वही है कि हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा है कि आप ऐसे करें, इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दें, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का उसको लाइव कार्रवाई दिखाएं, कौम को दूध का दूध पानी। जुडिशियल कमीशन से पहले ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि आपकी कोई लीडरशिप नहीं गई वहां पर, आपने लोगों के बच्चों को भेजा। इसके लिए जुडिशियल कमीशन की जरूरत नहीं है, वेरियस फुटेजेस मौजूद हैं। यहाँ सुन ले प्रिया, मैं उन दोनों के जवाब दे रहा हूँ, आपका भी देता हूँ, लेकिन मुझे मौका जरूर दें। बेशक आप तीनों मुझे सवाल करें, लेकिन मुझे मौका जरूर दें। गुजारिश ये है, हमने कौन सा स्टेप नहीं उठाया कि जब इन लोगों ने तहरीक इंसाफ, इमरान खान, उनके खानदान, फैमिली, पार्टी तोड़ दी, निशान छीन लिया, घरों में छापे, और पाकिस्तान की तारीख में शायद बहुत बुरा हुआ आपके साथ बसरा साहब, हम कहते रहे, लेकिन वो ये जवाब नहीं है कि आप लोगों को लीड करें और खुद निकल जाए। बात ये कि बात पूरी होगी। इट इज सैड सर, इट इज सैड। अगर आपने इस तरह इंटरप्ट करना है, दोनों ने करना है, फिर मुझे क्यों बुलाया था? आपकी बात तो सुन रहे हैं मुसलसल, आप एक ही बात कर रहे हैं ना सर। अब आप मुज़ाकरात की बात तो आप कर नहीं रहे हैं। मुझे बात करने दें। अच्छा, उसके बाद हमने पुरअमन जलसे जुलूस किए, एक कहीं गमला नहीं टूटा, कहीं कोई पौधा नहीं टूटा, दुनिया से पूरे 4 सूबों से लोग पहुंचते हैं। और फिर ये जो फाशिस्ट रजीम है, ये जुल्म जबर और फस्तायत वाले हैं, ये लोग जिनको मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि लोग जेलों में देखना चाहते थे। वो फार्म 47 से सदर बन गया, तो फार्म 47 से वजीर आजम बन गया। गुजारिश ये है, हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि आप यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त ना किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज है, ना कारोबार महफूज है। अदालतों को ये पता कर चुके, पार्लियामेंट को ये पता कर चुके। ठीक है, अब जरा उनको जवाब ही देने दें। आगे बढ़ने का एक तरीका है। आज भी हम कह रहे हैं कि माजी में जो हो गया, आए हम आपके साथ इसके बावजूद कि आपने हमारे साथ इतना जुल्म जबर किया, हमारा मैंडेट छीन लिया। इमरान खान, बट हम फिर भी बातचीत के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कौसर काज़मी साहब, आई कम टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। सैयद खुर्शीद शाह साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है बानी पीटीआई के हवाले से, वो भी देखिए। कौसर काज़मी साहब, अगर इलेक्शन होते हैं एक बाजी मिल जाएगी पीटीआई को या बानी पीटीआई को, योर कमेंट्स ऑन दैट? देखिए प्रिया, अभी आपने सुन लिया, आपने मुज़ाकरात के हवाले से सवाल किया और उसका जवाब, यानी इज्जत की बात वो कर रहे हैं खवातीन की जिन्होंने हाल ही में ऐसे ट्वीट किए कि जिन पे हर बंदे ने उनको जुना दान किया। आप किस मुंह से बात कर सकते हैं खवातीन की, जब आपका अपना तर्ज अमल देखें कि आप किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, आपका किरदार क्या है, आपके ठीक है, उनका तरीका या बात करने का उस पर इतराज है। बट माय क्वेश्चन इज कि ये तो आप नहीं डिनाई कर सकते कि बहुत ज्यादा कॉर्नर किया गया है पीटीआई को, मैंडेट उनका है, वो उनको नहीं मिला है। ये इन बातों को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अभी खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन होंगे तो आ जाएंगे, यही जमात आ जाएगी हुकूमत में। प्रिया, आप अगर खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं तो उनका जाती मौक़िफ़ है। आप किस तरीके से एक सोशल मीडिया पे फैलाए गए झूठ को मैंडेट के साथ मंसूब कर सकते हैं? भाई, इनका मैंडेट छीना गया है। मैंडेट अगर छीना गया होता तो बार बार एक ही सूबे पे इंहिसार करके मरकज और पंजाब पे चढ़ाई ना की जाती। यहां से तो बसरा साहब खुद नहीं पहुंचे इस्लामाबाद, ये मुझे मिसाल दे रहे थे कि आपका बच्चा वहां पे हो जाता। वहां पे तो किसी एक लीडर का बच्चा नहीं था। तरीके इंतशार की जितनी लीडरशिप है, जो इमरान खान के नाम पे जो व्यूज ले रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के या दीगर जराए से जो कमाई करते रहे हैं माजी में, उनमें से तो किसी एक का बच्चा डी चौक में नहीं था। तो आप दूसरों के बच्चों को कहेंगे? ठीक है, तो आपने कहा मुज़ाकरात का माहौल नहीं लग रहा, लेकिन हमने देखा आज पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद की पीएमएलएन पे, कल मौलाना नाराज नजर आए। सो आपको इनको इकट्ठे लेके नहीं चलना चाहिए? प्रिया, देखें, अमन की सियासत, फिक्री सियासत, तामीरी सियासत, पाकिस्तान में इस्तेहकाम की सियासत तहरीक इंतशार के बस की बात नहीं।
हम ये कह रहे हैं ना, इमरान खान का मौक़िफ़ आना चाहिए सामने मुज़ाकरात के हवाले से। जिनका जो एक्स अकाउंट है वो बाहर से ऑपरेट हो रहा है, उनके अपने बस में कुछ नहीं है। जो फॉरेन फंडेड फितना है उसके बस में कुछ नहीं है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरी जमातों के साथ मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए सोचे। अभी इनका बयान आ गया रिचर्ड ग्रेनल का, उससे पहले अब ये अब्बू जी बन गए और ट्रंप जो है वो दादाजी बन गए इनके लिए। लेकिन क्या इम्पैक्ट है रिचर्ड ग्रेनल के जो बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि मैं तो सपोर्ट में हूं कि रहा करें बानी पीटीआई को, इसका प्रेशर है हुकूमत पर? प्रेशर लें, आप एक खुद मुख्तार रियासत में रहते हैं। हमने इलेक्शन मुहिम में सिर्फ झूठ नहीं बोला, एब्सोल्युटली नॉट का। हमने इलेक्शन मुहिम में झूठी अमेरिकन गुलामी से कौम को निजात के ख्वाजा आसिफ तो कह चुके ना कि हम वेंटिलेटर पर हैं, अमेरिका के पास हमारे वेंटिलेटर की चाबी है, ये तो वो कह चुके हैं। हल्का इंतखाब है जो आपका, उसके अंदर जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, आप उनके सामने बैठ के एक बात कर दें। उनकी जो लॉबियस्ट फर्म जो हायर की गई हैं, जिन पे अच्छा खासा पैसा लगाया गया है, फॉरेन फंडेड फितना में वैसे तो नहीं कहता, उनके कहने पे अगर कोई बंदा जाती राय पे एक ट्वीट कर दे तो उसको आप अमेरिकन गवर्नमेंट की राय नहीं कह सकते। तो जब प्रेशर आएगा तो फिर देखा जाएगा। और माजी में हम बता चुके हैं कि बारहा अमेरिकन प्रेशर आया, अमेरिकन प्रेशर को किस तरीके से सस्टेन किया गया, ये भी हमारी जमात वही जमात है। ठीक है, ओके। बिल क्लिंटन की कॉल एक दिन में बारहा कॉल आती थी बिल क्लिंटन की, ठीक है जी। अमेरिकन अड्डों वाली बात तो हुई नहीं थी जिसपे बानी वैसे ये बात आपकी ठीक है, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं बिल क्लिंटन की कॉल पे फिर मियां साहब को बाहर भी भेज दिया गया था। सो ये भी हकीकत है, ये सैयद मुशाहिद हुसैन हमारे प्रोग्राम में बता के गए थे। बट आपका पॉइंट आ गया। उस बंदे का हवाला क्यों देती हैं कि जो नवाज शरीफ के बुग्ज़ व अनाद में मुब्तला है आजकल? कादिर मंतुखाल साहब, अमेरिकी सदर ट्रंप की जो मुशीर हैं रिचर्ड ग्रेनल, उनकी ट्वीट का कोई प्रेशर होगा या एक जस्ट उनकी राय है? देखिए, हम पीटीआई की तरह ये नहीं बोलते एब्सोल्यूट नॉट अमेरिकन गुलामी और पूरे कौम को जो है ना वो एक नारे के पीछे लगा है। और आज खुद वहाँ पे अमेरिकन फर्म लॉबिंग के लिए हायर करते हैं, सेनेटरों से रब्ता करते हैं, पैसे खर्च करते हैं वगैरह वगैरह। ये अमेरिका एक हकीकत है, जितनी मर्जी हम उसको बुरा भला कहें, यकीनन IMF पे भी उनका असर है, वर्ल्ड बैंक पे भी है और दुनिया की इकोनॉमी पे उनका असर है। तो अमेरिका की ज़रूरत तो हमें होगी, चाहे हम जितने भी उसको बुरा भला कहें। लेकिन ये भी माजी जो बात आप कर रहे हैं और काज़मी साहब ने जवाब दिया है, नवाज शरीफ साहब को एटमी धमाके के लिए उन्होंने जो फ़ोन किए, जो आश्रय दिया है पैसों का, उन्होंने इनकार कर दिया। पाकिस्तान कोई श्रीलंका या कोई बांग्लादेश या कोई और मुल्क तो नहीं है ना, एटमी मुल्क है, पहली अमेरिका, पहली इस्लामी मालिक में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको इस नज़र से ना देखा जाए। बाकी जो बातचीत दूसरी है, जो ये पीटीआई वाले खुश हो रहे हैं और इस चीज़ के लिए ट्रंप के आने से पीटीआई वाले तो खुश हो रहे थे। इमरान खान साहब ने बोला कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मोदी ने तो कश्मीर को अड़प कर दिए और डकार तक नहीं लिए, उन्होंने एक जुमे के दिन एहतजाज करके खामोश हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ आज भी वक्त है पीटीआई का। और मुझे सबसे अच्छा जो बात लगी है, जो सबसे ज़्यादा शोला बयान था शेर अफजल मरवत का, कल जो असम्बली में उसने बयान दिए, बड़ा एक सुलझे हुए इंसान को उसने एक तासर दिया है। तो मैं समझ रहा हूँ पीटीआई वालों को ये जो, और इनको अभी भी पीपल्स पार्टी ने पहले भी उनको सपोर्ट किए, पहले भी इनको ऑफर किए है और गो कि ये हमेशा गालियां देते हैं, तरह बुरा भला करते हैं, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी इनको बचा सकती, कोई और आदमी नहीं बचा सकता है। और ये तो ऑफर आ गई है। मुस्लिम लीग नून यकीनन वो हुकूमत में, मुस्लिम लीग हुकूमत में ये जितने भी चढ़ाई करते रहेंगे और जितने, देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरे नज़र में इमरान खान माजी का किस्सा बन गया। अल्ताफ हुसैन ने एक तकरीर की थी, नाम निशान बन गई। मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता था, यहाँ कोई सोच नहीं सकता था कि अल्ताफ हुसैन जो है ना वो, अल्ताफ हुसैन ने कहा हड़ताल तो हड़ताल, दिन में 25-30 लोगों को एक स्कोर लोग बनाते थे। आज उस आदमी का जो है ना यह नाम निशान ख़त्म हो गया। जो उन्होंने पाकिस्तान की जो फौजी तनसीमात पे अमली किए, जो पीटीआई ने किए, मैं समझ रहा हूँ कि इनको अल्लाह ही बचा सकते हैं। मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, सियासी पार्टी
इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या आपका एनालिसिस है? एनालिसिस है मंतोखिल साहब या इंफॉर्मेशन है? मैं तो एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन, मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता था। आज उस शख्स का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो आप मुझे बता दो कि उसने आदमी ने एक तकरीर की थी, इन्होंने तो पूरे जो ना पाकिस्तान की बुनियादें हिलाई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ इनको अल्लाह ही बचा सकते हैं। और मैं फिर ये दोबारा कहूँगा, ये जितने मर्जी है, ये जो रेमिटेंस का हवाला पहले भी सिविल नाफरमानी की, जरा फरिया शौकत बसरा साहब वकील है, मेरे पेटी भाई है, जरा उनसे पूछो सिविल नाफरमानी होता क्या है। ठीक है, ये बसरा साहब ये सिविल नाफरमानी पे बात आ गई। सुन एक जुमला मुकम्मल होने दे। सिविल नाफरमानी का मतलब यह है कि कोई बिल अदा नहीं करो, किसी अदालत को नहीं मानो, किसी हुकूमत को नहीं मानो। आप मुझे बता दो कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है और वो अपने खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, तो उस सूबे का बना क्या है? तो पहले ही उस सूबे जो है ना वो एक खून में जो है ना वो लथपथ सूबा है, पहले ही वहाँ पर बेरोजगारी है, पहले वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल है, वहाँ सिविल नाफरमानी की तहरीक ऐलान भी करेंगे। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी हुकूमत। ओके, ये जरूर तफसीलन बता दें कि सिविल नाफरमानी खैबर पख्तूनख्वा में कैसे होगी और बाकी इलाकों में कैसे होगी, और ये भी जरूर बता दें कि आर यू हैप्पी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आपके हक में ट्वीट कर रहा है, या आपको लगता है कि उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था? पहली बात तो ये है कि हमें ट्रंप के आने की खुशी इतनी नहीं है जितनी जो बाइडेन इंतजामिया के जाने की है। ओके, जो बाइडेन इंतजामिया, ये जो जितना तुफैली ग्रुप है ना, ये जो जिन्होंने, आपको याद है कि साइफर आया, साइफर के बाद स्पॉन्सर्ड आपकी वो अदम इत्माद आई, वो तो मौलाना फजल रहमान साहब मान चुके हैं कि हमें बुलाया गया। एक क्वेश्चन है, अगर साइफर है, मुझसे ज्यादा हमने बड़े डिटेल में कवर किया है, साइफर मुदाखलत आपको याद होगा कितना इसके ऊपर बहस होती रही। नहीं, मैं मेरा सवाल सुन ले, अगर वो मुदाखलत है थी तो ये ट्वीट क्या मुदाखलत नहीं है? प्रिया, अगर मुझे सवाल आप जवाब या देखना या सवाल कर लें, पूरी तरह सवाल मैंने सवाल कर लिया है, पूरी तरह कर लिया, आप जवाब दे दें उसका। कर लिया आपने? मैंने अर्ज ये किया है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जो इमरान खान के साथ हुआ, जो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के साथ हुआ, वो काम चला। जो बाइडेन इंतजामिया से जो साइफर आया कि इमरान खान को हटाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद अदम इत्माद आती है, साइफर भी एडमिटेड है, आपके अदम इत्माद में एक ही चीज सामने आ गई। अच्छा, उसके बाद जब इलेक्शन चुराया जाता है, जो जुल्म सितम हुआ, सब कुछ वहां से हो रहा था। हमने जो बाइडेन इंतजामिया गई, हम इस बात पे खुश हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है, बिल्कुल हमें किसी की मुदाखलत नहीं चाहिए, किसी के कहने पे रहा होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है, फिर आप इस मुदाखलत की मजम्मत करते हैं, रिचर्ड ग्रेनर की आप मजम्मत करते हैं। फिर सवाल मैं सवाल तो पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब ही नहीं देते। मैं भी यही कहती हूँ, छोड़ दें इस बात को, मेरा क्वेश्चन का जवाब दे देना। क्वेश्चन करने का क्या जवाब नहीं देते? ये ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस रख लिया आज आपने। मुझे तो जवाब क्यों ले रही है? आपसे जवाब आप दे ही नहीं रहे, आप कोई और बात शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं ये ए से एप्पल, बी से। मैं पाबंद नहीं हूँ जो आपसे सुनना चाहे। सर, मैंने पाबंद नहीं किया, मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ जवाब दे दें कि ये ट्वीट मुदाखलत है या नहीं है। देखिए, पहले दोनों इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं उनको इंटरप्ट नहीं करता। आप मैं जवाब नहीं देता, मुझे अच्छे तरीके से आपने सवाल को इग्नोर कर दिया है। मुझे करने दें बात, आपकी बात जल्दी से कर ले, 1 मिनट रह गया, मुझे कौसर काज़मी साहब से भी स्टेटमेंट लेनी है। कौसर छोड़े इनको बेचारों को, ये सियासी यतीम है जिनका लीडर अपना हार गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनकी क्या हैसियत और औकात है जो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते? आप उनको टाइम दे रही हैं जो पाकिस्तान फूल झड़े हैं आपकी जुबान से, क्या कह सकते हैं आपको? यही जवाब मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बस यही जवाब है। प्रिया, इससे पहले कि आप मुझे दावत दें बोलने की, ये बेचारे तो सारे चले, मेरे ख्याल से आप वो सही कह रहे हैं कौसर काज़मी साहब के, लेट द ऑडियंस डिसाइड। इस सारे सेगमेंट में कौन बातचीत करना चाह रहा है, कौन एक स्टेप आगे है, कौन एक स्टेप पीछे है। माहौल जो इस किस्म की तलखियां आ चुकी हैं, माहौल बनने में वक्त तो बहुत लगेगा। सो अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई बातचीत, तो कहाँ तक जाएगी वी रियली कांट से। ये है पाकिस्तान का मंजरनामा। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद व्हाट्स हैपनिंग ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट, वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शामी बागी गिरोह मुल्क में एक अकबूरी हुकूमत तश्कील दे रहे हैं। मुल्क का सबसे ताकतवर बागी गिरोह हयतुल तहरीर शाम 2011 में हयतुल नसरा के नाम से मंजर आम पर आया था और उसने इसी बहस अलकायदा से मुंसलिक होने का ऐलान किया था।
ताहम इस तंजीम ने 2016 में अलकायदा से ताल्लुक तोड़ दिया और मुख्तलिफ दीगर ग्रुप्स के साथ मिलकर हयातुल तहरीर शाम की बुनियाद रख दी। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया और दीगर मुतादिद ममालिक ताहाल इसे एक दहशतगर्द गिरोह तस्वुर करते हैं। शाम की नई हुकूमत को अब आलमी सतह पर पजीराई मिलनी शुरू हो चुकी है। कतर ने 13 बरस कबल शाम में अपना सफारत खाना जो बंद कर दिया था, अब उसकी हुकूमत की जानिब से एक वफ्द दमिश्क भेजा गया है ताकि मुल्क में सफारती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू की जा सकें। मगरबी ममालिक ने शाम में सफारत खाना खुलवाने का ऐलान तो नहीं किया है अभी तक, लेकिन अमरीका और बरतानिया का कहना यह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में उनके हयातुल तहरीर शाम से राब्ते हो चुके हैं। बरतानी हुकूमत ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि सफारती राब्ते शुरू होने के बावजूद हयातुल तहरीर शाम की बतौर दहशतगर्द गिरोह हैसियत बरकरार है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का जो है काया क्लास, उनका कहना यह है कि रशिया और ईरान के शाम के मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। इसी दौरान शाम छोड़ने के बाद बशारुल असद का पहला बयान सामने आया है। सोमवार के दिन बशारुल असद से मंसूब ये बयान एक ऐसे टेलीग्राम अकाउंट की जानिब से शेयर किया गया है जो कि शाम के ऐवान सदर की जानिब से चलाया जाता था, लेकिन ये नहीं हम कह सकते, ये कहना इस वक्त मुश्किल है कि इस अकाउंट का कंट्रोल किसके हाथ में है। ये उनका बयान बशारुल असद ने खुद लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन इस बयान के में कहा क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। बशारुल असद इस बयान में कोट अन कोट कह रहे हैं कि मेरा मुल्क छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, ताहम अपनी फ़ौज की जानिब से पसपाई इख्तियार करने के बाद ऐसा करना पड़ा। जिस वक्त दमिश्क बागियों के कंट्रोल में गया तो वो उस वक्त शाम के इलाके में एक रशियन फ़ौजी अड्डे पर मौजूद थे ताकि फ़ौजी ऑपरेशन की निगरानी कर सकें। उस वक्त तक शाम की फ़ौज अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे हट चुकी थी। रूसी हवाई अड्डे पर भी शदीद ड्रोन हमले हो रहे थे और उसी वक्त रशिया ने उन्हें मॉस्को जाने का मशवरा दिया या फैसला किया था। जब हवाई अड्डे से निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा तो रशिया ने दरख्वास्त की कि 8 दिसंबर की शाम को फ़ौरन उसे खाली किया जाए। इन वाक़यात के दौरान मैंने किसी भी मौका पर सदार छोड़ने या पनाह लेने पर गौर नहीं किया था और ना ही किसी फ़र्द या फरीक ने उस वक्त तक मुझे ऐसी पेशकश की थी। जब रियासत दहशतगर्दों के हाथ में आ गई और मेरी मानी ख़ैस किरदार अदा करने की सलाहियत ख़त्म हो गई तो फिर मेरी वहाँ मौजूदगी भी बेमानी हो गई थी। सो इस वक्त क्या सिचुएशन है इंटरनेशनली, हम क्या देख रहे हैं, इस रीजन का असर क्या होगा बाकी दुनिया पर, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद खान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ब्रिगेडियर साहब, शाम में इसराइली हमले जारी हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि नई बुरी हुकूमत को कतर और यूरोपीय ममालिक से पजीराई भी मिल रही है। किस तरफ देख रहे हैं आप शाम के वाक़या जाते हुए? जी हाँ, देखिए बहुत शुक्रिया। और अभी जो सिचुएशन है, एक आप कह सकते हैं इट इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड जिक्सॉ पजल वाली सिचुएशन है कि सीरिया के अंदर डिफरेंट फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं। देखिए मेजॉरिटी जो है वो हयातुल तहरीर शाम है जो नॉर्थ से साउथ को कंट्रोल कर रही। दे स्टार्टेड फ्रॉम इदलिब, वहाँ से एल्पो आए हैं, हम्स आए हैं, फिर दमास्कस आ गए हैं। सो मेजॉरिटी वो कंट्रोल कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट सीरिया जो है वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास है, वो दे आर द कर्ड्स, और वहाँ पे अमेरिकन भी मौजूद है, 900 के करीब हैं, और वहाँ पे सीरियन नेशनल आर्मी जो तुर्की सपोर्ट कर रहा है, तो दे आर बैटलिंग विद सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। आप नीचे आते हैं तो साउथ में अमेरिकन बेस है, और वेस्ट में जाएं तो रशियन एक नेवल बेस है, एक उनका एयर बेस है, और सेंटर में ISIS के पॉकेट्स हैं, और एट प्लेसेस अलावाइट्स के भी पॉकेट्स हैं। तो समझ लें कि एक बहुत सारे वहाँ पे मिक्सचर है, बट मेजॉरिटी पावर दैट इज विद द हयात तहरीर शाम, और जो वहाँ पर भी कंट्रोल करे। जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे उन्होंने एक इंटरम गवर्नमेंट सेटअप की है, और जिस तरीके से अब रिसेंटली एंटनी ब्लिंकन ही वाज इन टर्की, और वहाँ पे उन्होंने टर्की से बात की है, तो टर्की इज द बिगेस्ट गेनर इस पूरी इस जो गैम्बल जो हुआ है उसमें। तो टर्की का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा फ्यूचर में, जो शाम का जो फ्यूचर बनेगा उसमें तुर्की का होगा। और अब खतरा ये भी है, सिंस सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो कुर्द के लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में वो वीक हुए हैं, तो लाइकली चांसेस है कि वहाँ से टर्की वाले अब उन पे अंदर आ सकते हैं, एंड दे कैन इन्वेड नॉर्थ ईस्टर्न टर्की।
अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिस रीजन, क्योंकि वहाँ ऑयल रिसोर्सेज है। तमाम ऑयल जो सीरिया का है, नॉर्थ ईस्ट में है, वो अमेरिकन के कंट्रोल में भी है, कुर्दों के कंट्रोल में है। जहाँ तक है बाकी देखें, इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, गोलान से वो आगे हैं और नॉर्थ की तरफ बढ़े हैं, और नॉर्थ में टुवर्ड्स माउंट हरमन द हाईएस्ट फीचर जो यहाँ पे है, तो वहां तक वो जा चुके हैं। इसका मतलब ये है नॉट दे आर डोमिनेटिंग नॉट ओनली सीरिया। अगर इजाजत है ब्रिगेडियर साहब, ये जो सिनारियो बन रहा है इसमें तो लग रहा है सबसे ज्यादा एडवांटेज हुआ ही इसराइल को है, और अब शायद दीगर ममालिक के पास सवाए इसराइल के साथ किसी किस्म का टेस्टेड कोऑपरेशन या अच्छे ताल्लुकात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, देखें अभी तक जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स यही मानते हैं कि दो ममालिक को इससे फ़ायदा मिला है। वन इज़ टर्की, और जो अभी टर्की का बहुत हेवी इन्फ्लुएंस होगा फ्यूचर में, और वहाँ, और सेकंड है इजराइल। इजराइल के देखें कि अगर आप अल्टीमेटली ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं तो उसमें सीरिया भी शामिल है, इराक भी है, सऊदी अरब का पोर्शन भी शामिल है, और वो कहते हैं कि अल्टीमेटली वो सीरिया को ऐसा तकसीम करें कि वहाँ पे टर्की के साथ उनके बॉर्डर्स लगे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती मानना है टर्की ये कभी ऐसा होने नहीं देगा, इजराइलीज को आगे आने नहीं देगा, क्योंकि इजराइल टर्की वालों का देखें, यू नो कि उनका ग्लोरियस हिस्ट्री है, ऑटोमन्स की है। अगर अरब्स आगे नहीं आते हैं तो टर्की इसको रोकेगा अगर फर्दर वो एक्सपेंशन इस पर करते हैं। इस वक्त हम रीजन में क्या समझें कि ईरान वो वाहिद मुल्क है जो चैलेंज कर सकता है इसराइल को? अभी मेरा ख्याल में अब वो सिचुएशन नहीं रही है। देखें, ईरान के लिए सीरियस सेटबैक जो हुए हैं वो ईरान के लिए और रशिया के लिए हुए हैं। और अब देखें कि अगर आप इफ यू रिकॉल, वली नसर ने एक किताब लिखी थी कुछ अर्सा पहले, और उसमें उन्होंने एक रिवाइवल की बात की थी, जिसमें ईरान की बात की थी, इराक की बात की थी, सीरिया एंड लेबनान की बात उन्होंने एक बताया था कि एक ऐसा ये रीजन बन रहा है जो फ्यूचर को थ्रेट करेगा। अब दरमियान में सीरिया निकल गया है, वो कंड्यूट था जो वहाँ पे लिंक कर रहा था ईरान को विद लेबनान, वो अभी वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अभी हिजबुल्लाह के लिए बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जिस तरीके से बम्बिंग्स हुए तो वो वीक हो चुके हैं। हमास वीक हुआ है, हिजबुल्लाह वीक है, ईरान खुद जो लास्ट स्ट्राइक्स हुए थे उनके नुकसानात है। तो ईरान की कंसंट्रेशन अपनी इकानमी पे होगी और जो न्यूक्लियर मसले हैं उसको डील करने पे होगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो ग्रेटर जो आप कहें सेटबैक हैं, सीरियस सेटबैक हैं, वो ईरान को भी है। और रशिया भी देख लें, रशिया के पास पूरी दुनिया में एक नेवल बेस है, वो तरतूस का है, वो सीरिया में है। और जब अमेरिका के आप देखते हैं 840 नेवल एयर बेसिस हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो और रशिया देखा खुद बड़े मसाइल में, उनकी इकानमी भी नीचे जा रही है। अभी आप देखें कि इसके होते हुए, पुतिन के होते हुए, वो चेचनिया में इनकी जंग हुई, जॉर्जिया के साथ है, आर्मेनिया के साथ वो मदद नहीं कर सके। तो अब यूक्रेन में भी वो फंस गया। अब देखें वहाँ पे ये हालात है कि नॉर्थ कोरिया से ट्रूप्स को मंगाना पड़ा, क्योंकि मैन पावर उनके पास नहीं है, और ऊपर से लॉजिस्टिक्स उनके पास नहीं है, क्योंकि अभी जिसकी प्रोडक्शन जो वेपन से और एमिनेशन की वो नहीं हो रही है। ईरान उनको पहले सपोर्ट कर रहा था, तो ईरान तो रशिया के लिए वो भी मसाइल है। तो ये फैक्टर्स ये जो पूरे फैक्टर्स हैं, ये जो पूरा सिनारियो है, इसमें हम अब गाजा को किस तरह देखेंगे? बीबीसी कह रही है कि गाजा पर हमास और इजराइल सीज फायर डील के करीब पहुंच चुके हैं, और इसमें अमेरिका, कतर और मिस्र ने किरदार अदा किया है। लग ये रहा है कि सीरिया के बाद, इस तमाम सूरत हाल के बाद, गाजा बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे आप सही कह रही हैं। और इसमें ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग इनकी हो चुकी है, डील हो चुकी है। एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है नियर राफा, उस पर वो थोड़ा सा इनके रिजर्वेशन थी। इजराइल वहाँ पे उसको बफर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था, वहाँ पे हमास उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी है, ट्रंप की तरफ से भी है कि 20 जनवरी से पहले चीज़ें वो कहते हैं सेटल करें आप, तो लाइकली उधर तो हो जाएगा। देखें ऑलरेडी हमास तो इट इज जो गजा इट इज इन रूइंस, लेकिन ये है कि इजराइल जो जिनका दावा था मिलिटरीली एंड पॉलिटिकली उनको वो डिफीट नहीं कर सका। राइट, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर मसूद खान फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनारियो बन रहा है, आप देख रहे हैं कि जो गैर मुल्की सियासत है या इंटरनेशनल सियासत है, बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के मुस्लिम्स के लिए, गाज़ा के मुसलमानों के लिए, ओवरऑल ग्लोब में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।